नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर नीलिमा वैद्य भामरे, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स की मुख्य सचिव। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया हुआ है जहां पे वो कहते हैं कि अभी तकरीबन 73 नर्सिंग होम्स में कोविड पेशेंट्स एडमिट नहीं होगा। ये छोटे हॉस्पिटल्स हैं, इनकी क्षमता नहीं है कि पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट दे पाए। इनका ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है वो इन्हीं हॉस्पिटल्स की वजह से हुआ है, बिकॉज़ यहाँ पे सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो सीरियस अवस्था में टर्शरी केयर सेंटर्स में और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में पहुँच गए। एक बात समझने वाली ये है कि नर्सिंग होम्स जो थे वो आपको पहले से ही बोल रहे थे कि हम नहीं हैंडल कर सकते हैं ये। हमने आपको पहले ही कहा है कि हर एक नर्सिंग होम में फिजिशियन अवेलेबल नहीं होता। मैटरनिटी हॉस्पिटल में सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट होता है, फिजिशियन नहीं होता है। हर नर्सिंग होम में आईसीयू अवेलेबल नहीं होता। हम सिर्फ वही पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं जो स्टेबल हैं और थोड़े ही सिम्टोमेटिक है। अगर सीरियस हो जाएंगे तो हम एडमिट नहीं कर पाएंगे, हम नहीं संभाल पाएंगे। ये हमने आपसे कहा था, लेकिन आपने फिर भी हमको रूल्स और रेगुलेशंस के तहत बांध के मजबूर किया कि हम पेशेंट्स को एडमिट करें। एडमिट करने के बाद आपने कहा जो सीरियस हो जाएगा पेशेंट तो इनको रिफ़र करो, लेकिन रिफ़र करने के लिए जगह कहाँ थी? 1969 के बाद हमारी आबादी तकरीबन 2 करोड़ से बढ़ गई। 1969 तक 5 हॉस्पिटल थे, अभी 7 हॉस्पिटल हैं। मतलब 2 करोड़ की आबादी के लिए, पहले 40 लाख थे तब 5 हॉस्पिटल थे, अभी 2 करोड़ की आबादी बढ़ गई तो आपने 2 हॉस्पिटल बढ़ा दिए। क्षमता होगी कि भैया आप ले सको नर्सिंग होम में से सीरियस पेशेंट्स? नहीं। आपने अभी ये जो 5 डोम फैसिलिटीज़ बनाई है वो अभी बनाई है सर, ये पहले नहीं थी। एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल नहीं था, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। जब इंजेक्शन आए सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं थे। जब पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी नहीं है, एम्बुलेंस की सर्विस नहीं है, इंजेक्शन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के पास नहीं है, तो हम काम कैसे करें? प्राइवेट नर्सिंग होम्स बहुत डरते हैं सर कि पेशेंट्स मर जाएगा। हमको नहीं चाहिए कि एक भी मौत हमारे हाथ में हो। हमें कोई मेडिकल लीगल इम्यूनिटी नहीं दी गई। हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और यही कोशिश में रहते हैं कि पेशेंट्स को बचाया जाए। ये वायरस नया है, जैसा आपके लिए वैसे हमारे लिए भी। ट्रीटमेंट हमको मालूम नहीं है, जैसे आपको भी नहीं मालूम है। आपने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, हम फॉलो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल डिसीजन नाम की भी एक कोई चीज़ होती है जो हम लेते हैं उस पेशेंट को देख के। पेशेंट सीरियस अगर हो जाएगा तो कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं था। अभी डोम में जाने के लिए जब हम पेशेंट्स को कहते हैं तो पेशेंट्स नहीं जाना चाहते। तो पेशेंट के पास आपने अभी ऑप्शन भी नहीं रखा है कि आपको कोई मिड लेवल की फैसिलिटी हम आपको दे सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओ, या तो गवर्नमेंट के डोम फैसिलिटी में जाओ, या डीसीएच हॉस्पिटल में जाओ। तो पेशेंट के पास भी अभी कोई और चारा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी खड़ी हुई है। कोई भी हॉस्पिटल को लिखित नोटिफिकेशन नहीं है। ये जब डिसीजन लिया गया तो नर्सिंग होम के कोई भी एसोसिएशन को इस डिसीजन मेकिंग मीटिंग में बुलाया नहीं गया। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स का एक सेल है जिसको हम कहते हैं नोआ सेल, ये नर्सिंग होम के लिए सेल बनाया हुआ है। हमको भी इनविटेशन नहीं था। एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स भी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी नहीं बुलाया गया। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। कोई भी डिसीजन लिखित नहीं है, हमको अभी तक मालूम नहीं है। जब आप कहते हैं कि 40% मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 60% मौत कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में हुई। अभी ये सब तो कही सुनी बातें हैं, लिखित कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कौन क्या कह रहा है ये डेफिनेट नहीं है। एक बार लिखित सर्कुलर आ जाए तो एक डिटेल में विश्लेषण हो सकता है। थैंक यू।